प्रीवियस क्लास में जिस टॉपिक को फिनिश किया था वो था सॉलिड स्टेट। नया टॉपिक जो था वो स्टार्ट करना है। नया टॉपिक नए चैप्टर पर जिस पर हम बात करेंगे वो है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपका फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है। आपने जिस पर हम पहले फिनिश कर चुके वो है विलयन रासायनिक बलगतिकी, ठोस अवस्था और सतह रसायन। ये 4 टॉपिक जो था वो आप फिनिश कर चुके। फिजिकल केमिस्ट्री का ये लास्ट टॉपिक सब्जेक्टिव टॉपिक है। देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग विद्युत रसायन। विद्युत रसायन, विद्युत रसायन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने फिजिक्स के अंदर 100% इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी कर चुके होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर चुके होंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर चुके होंगे और पता होंगी चीजें तो थोड़ा सा आपके लिए आसान जो था वो स्टडी हो जाएगा, अगर प्रॉपर आपको चीजें जो था वो पता होंगी। विद्युत रसायन, यहाँ पर 2 शब्द है। पहला शब्द जो है वो क्या है? विद्युत। इस विद्युत का मतलब क्या है? विद्युत मतलब एक प्रकार का आकर्षण। तो विद्युत मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर विद्युत अकेले शब्द की बात करें तो एक प्रकार का क्या है? आकर्षण। तो विद्युत का मतलब है एक प्रकार का आकर्षण। यहाँ पर विद्युत जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो विद्युत धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो विद्युत अकेले का मतलब होता है एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक प्रकार का आकर्षण। दुनिया में कई तरह के आकर्षण है ना। 2 आयनों के बीच का जो आकर्षण था उसको आयनिक बंध कहा गया। साझे के कारण जो आकर्षण था उसको सहसंयोजी बंध कहा गया। आंशिक साझे के कारण जो आकर्षण उत्पन्न हुआ उसको उससे संयोजी बंध कहा गया। हाइड्रोजन के कारण जो आकर्षण उत्पन्न हुआ उसको हाइड्रोजन बंध जो था वो कहा गया। धातु के कारण जो आकर्षण उत्पन्न हुआ उसको धात्विक बंध जो था वो कहा गया। अणुओं के गैस के अणुओं के मध्य जो आकर्षण उत्पन्न हुआ उसको वैन डर वाल्स फोर्स कहा गया। इसी तरह फिजिक्स के अंदर विद्युत भी एक प्रकार का आकर्षण है। तो अगर ये पता करें कि इस आकर्षण को इलेक्ट्रिसिटी विद्युत ही क्यों कहा गया तो इसके बारे में आपको सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया उनका नाम क्या था? थेल्स। तो उनका नाम था थेल्स। थेल्स ने सबसे पहले एम्बर रॉड की हेल्प से, एम्बर छड़ की मदद से, एम्बर पदार्थ की मदद से एक घर्षण किया और घर्षण करने के बाद बताया कि अगर एम्बर के अंदर एम्बर से बना हुआ कोई भी पदार्थ लिया जाए, एम्बर स्टिक ली जाए, एम्बर की कोई छड़ ली जाए, अगर एम्बर की कोई छड़ ली जाए तो छड़ के अंदर जो था अगर किसी प्रकार का फ्रिक्शन, अगर किसी प्रकार का घर्षण जो था वो किया जाए तो उसमें एक प्रकार का आकर्षण जो था वो उत्पन्न किया जाता है। तो थेल्स ने बताया कि एम्बर जो है अगर उसमें किसी प्रकार का क्या किया जाए, घर्षण जो था वो किया जाए, अगर उसमें किसी प्रकार का घर्षण किया जाए तो घर्षण करने पर उसमें एक प्रकार का आकर्षण जो था वो उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इसके आगे जो था वो कोई बात नहीं करी। तो उसके आगे जो था वो कोई बात नहीं करी, बस इतना ही बताया कि एम्बर येलो कलर का रेजिन पदार्थ होता है, रेजिनियस सब्सटेंस होता है ना। तो सबसे पहले टेथिस सागर से जो था एक येलो कलर का रेजिनियस सब्सटेंस प्राप्त हुआ, पीले रंग का एक पदार्थ प्राप्त हुआ जिसको क्या कहा गया? एम्बर जो था वो कहा गया। तो ये एक तरह का रेजिनियस सब्सटेंस होता है, रेजिनियस प्लास्टिक जैसा पदार्थ होता है जिसमें घर्षण करने पर एक प्रकार का आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद कोई काम नहीं हुआ, लगातार 2000 साल तक इस पर किसी तरह का कोई एफर्ट नहीं किया गया। अगर इस बात पर एफर्ट किया जाता तो आज से दुनिया 2000 साल आगे होती। लेकिन अगर इस पॉइंट को जो था वो ध्यान दिया जाता, लगभग 2000 साल बाद जो था इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय, उनके डॉक्टर का नाम था विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने फिर यही बात जो था वो रिपीट करी, यही बात जो था वो रिपीट करी। अब उन्होंने एक पदार्थ से अलग हट गए। उन्होंने कहा कि दुनिया में एक नहीं कई तरह के ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें अगर घर्षण किया जाए तो एक प्रकार का आकर्षण जो था वो उत्पन्न हो जाता है। बात लेकिन अभी आकर्षण से आगे नहीं जा रही थी। फिर 1646 के आसपास एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था थॉमस ब्राउन। इस थॉमस ब्राउन ने फिर वही बात रिपीट करी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, इन पदार्थों में अगर क्या किया जाए, घर्षण जो था वो किया जाए तो क्या उत्पन्न हो जाता है? आकर्षण जो था वो उत्पन्न हो जाता है। लेकिन 1646 में फिजिक्स के अंदर सबसे पहले अब पहली बार इस आकर्षण शब्द को लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया?
विद्युत शब्द का इस्तेमाल जो था वो किया गया। तो 1646 के अंदर थॉमस ब्राउन ने उसी बात जो थेल्स ने कही थी वही बात, बस उससे एक स्टेप अब आगे बढ़ गए कि वो जो आकर्षण है उस आकर्षण को क्या कहो, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत जो था वो कहो। अब जब उसका रीजन पूछा गया कि इसे विद्युत क्यों कहा जाए तो उन्होंने कहा कि ये जो विद्युत है एक प्रकार का आकर्षण है, और ये आकर्षण जो था वो किससे उत्पन्न हुआ, एम्बर से, और एम्बर को ग्रीक लैंग्वेज में कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से बन गया इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रॉन से जो था वो क्या बन गया, इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर जो था इस आकर्षण बल को जो था वो हम क्या कहने लगे, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी जो था वो कहने लगे। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया किसके बेसिस पर, थेल्स ने किया, और किस पे, एम्बर पर। एम्बर को लैटिन लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन कहा गया, और इलेक्ट्रॉन से बन गया क्या, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर विद्युत का मतलब एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, लेकिन पढ़ते टाइम यहाँ पर विद्युत का मतलब जो था, जो टर्म इस्तेमाल की गई है विद्युत, उस विद्युत का मतलब है विद्युत धारा। तो यहाँ पर विद्युत शब्द का जो मतलब है वो क्या है, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, फिजिक्स के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जैसे केमिस्ट्री में आप जिनको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो बंध नहीं बना पा रहा है, उन इलेक्ट्रॉनों को फिजिक्स के अंदर क्या कहा गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को कहा गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो विद्युत, यहाँ पर विद्युत का मतलब है विद्युत धारा। विद्युत धारा के केवल दो ही मतलब है फिजिक्स के अंदर, एक मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह और दूसरा स्वतंत्र आयन, स्वतंत्र आयनों का प्रवाह, स्वतंत्र आयन का प्रवाह। तो साइंस में विद्युत का मतलब आकर्षण था, लेकिन इस चैप्टर में विद्युत का मतलब विद्युत धारा है। विद्युत धारा के दो मतलब, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह या फिर स्वतंत्र आयनों का प्रवाह। रसायन, रसायन का मतलब है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायन शब्द का मतलब होता है रासायनिक परिवर्तन। और फिजिक्स के अंदर जब केमिकल टर्मोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, खासतौर से इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते टाइम, तो उसका मीनिंग जो था फिजिक्स में बहुत नेरो मीनिंग होता है, बहुत छोटा सा जो था वो अर्थ होता है। इस रासायनिक परिवर्तन का फिजिक्स के अंदर केवल तीन ही मतलब जो था वो होते हैं, एक आपसीकरण, दूसरा अपचयन, और अगर दोनों को मिला दें तो रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके अलावा कोई तीसरा मीनिंग जो था वो नहीं होगा। तो परिवर्तन, रसायन शब्द का मतलब है फिजिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपसीकरण अभिक्रिया होगी या फिर अपचयन होगा, या दोनों साथ साथ, जिसको आप क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका मतलब केमिस्ट्री की ये वो ब्रांच है जिसमें विद्युत धारा द्वारा रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन से किस प्रकार विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जहां इसकी स्टडी की जाएगी उसको क्या कहा गया, देखिएगा, रसायन शास्त्र की वैशाखा, 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 जिसमें विद्युत धारा द्वारा रासायनिक परिवर्तन, रसायन शास्त्र की वैशाखा, जिसमें विद्युत धारा द्वारा रासायनिक परिवर्तन, रसायन शास्त्र की वैशाखा, जिसमें विद्युत धारा द्वारा रासायनिक परिवर्तन, रसायन शास्त्र की वैशाखा, जिसमें विद्युत धारा द्वारा रासायनिक परिवर्तन, जिसमें विद्युत धारा द्वारा रासायनिक परिवर्तन, जिसमें विद्युत धारा द्वारा रासायनिक परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन द्वारा अथवा रासायनिक परिवर्तन द्वारा अथवा रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने अथवा रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने अथवा रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने का अध्ययन किया जाता है। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने का अध्ययन किया जाता है। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने का अध्ययन किया जाता है। उसे विद्युत रसायन कहा जाता है। उसे विद्युत रसायन कहा जाता है। उसे विद्युत रसायन, उसे विद्युत रसायन कहा जाता है। तो ये पूरा चैप्टर जो था वो दो पार्ट में जो था वो बटा हुआ है। अगर स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं पूरा बताऊंगा आपको, स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग जो था एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो इसका सेकंड पार्ट है
जहां पर रासायनिक परिवर्तन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसमें सारी बैटरीज के बारे में, सेल के बारे में जो बताया गया वो स्टेट बोर्ड में से जो था वो इस बार रिड्यूस जो था वो कर दिया गया है। तो बहुत कम है, हम पूरा अटेम्प्ट करेंगे। इस तरह से अगर देखा जाए तो एक ही सेक्शन जो था वो पढ़ा जाना है इस चैप्टर का, लेकिन हम पूरा जो था वो अटेम्प्ट करेंगे। फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता ही दूंगा कि कौन सा सेक्शन, बताता जाऊंगा कि ये रिड्यूस जो था वो किया गया है। आपको भी पता होगा कौन सा सेक्शन जो था वो रिड्यूस किया गया है, हटाया गया है। तो विद्युत रसायन पूरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी वर्डिंग जो हम पूरे टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, जिनके मतलब आप आसानी से जानते हैं, उनके बारे में बात करें। फिर सिलेबस से जो था वो स्टार्ट करता हूं। लिखिएगा, फर्स्ट है चालक, कंडक्टर, चालक। चालक का मतलब जानते हैं, जिनमें बहुत इजीली इलेक्ट्रिक करंट पास किया जा सकता है, जिनमें सरलता से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, उन्हें क्या कहा गया? चालक। लिख लें, वह पदार्थ जिनमें सरलता से विद्युत धारा, वह पदार्थ जिनमें सरलता से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, वह पदार्थ जिनमें सरलता से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, वह पदार्थ जिनमें सरलता से, वह पदार्थ जिनमें सरलता से, वह पदार्थ जिनमें सरलता से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, उन्हें चालक कहा जाता 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 है। नेक्स्ट है कुचालक, नॉन कंडक्टर, कुचालक। कुचालक जानते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं किया जा सकता। लिख लें, वह पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है, वह पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है, वह पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है, वह पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, उन्हें कुचालक कहा जाता 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 है। क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होने की बात कर रहे हैं, तो हम कुचालक पर बात नहीं करेंगे, हम किस पर? कंडक्टर्स पर बात करेंगे, चालक पदार्थों पर बात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, चालक के प्रकार। कितने तरह के होते हैं चालक? इलेक्ट्रिसिटी पड़ी हुई है, चालक कितने प्रकार के होते हैं? तो कौन कौन से? एक अर्धचालक हो। चालक, चालक का मतलब क्या है? चालक का मतलब है जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक दूसरे से कनेक्टेड करें तो हमें अपना आंसर खुद मिल जाता है। तो चालक का मतलब है जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। विद्युत धारा प्रवाह के केवल साइंस के अंदर दो ही मतलब है, पूरे फिजिक्स के अंदर, पूरी केमिस्ट्री, साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर है ना, आप विद्युत धारा के दो ही मतलब है, इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा मतलब नहीं है। दो मतलब क्या है? या तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, किसी में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका एक मतलब है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। या फिर यह हो सकता है तो वो उसमें आयन जो था वो प्रवाहित हो रहे हैं, स्वतंत्र आयन जो था वो प्रवाहित हो रहा है। इसके अलावा तीसरा मतलब हो ही नहीं सकता। इस मतलब चालक का मतलब है जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुछ चालक ऐसे होंगे जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों से होता है, तो वो कहलाएंगे एक चालक। और दूसरे चालक वो होंगे जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह किनसे होता है? आयन से जो था वो होता है ना। अब इलेक्ट्रॉन का संबंध किससे है? धातु से। जितनी धातुएं होती हैं उनमें जब कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसका मतलब होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो था वो फ्लो कर रहा है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। और जो सॉल्यूशन होते हैं, जो विलयन होते हैं, अगर उनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जिसका मतलब होता है उसमें आयन जो था वो प्रवाहित हो रहा है। इस बेसिस पे बात करें तो पहला है धात्विक चालक, फर्स्ट मेटालिक कंडक्टर, धात्विक चालक। तो धात्विक चालक का संबंध किससे है? धातु से। और धातु का संबंध किससे है? इलेक्ट्रॉनों से। इसका मतलब वो चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह किनके द्वारा होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त मतलब जो बाइंड नहीं है, युग्मित नहीं है ना, कि किसी उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन लिखे जाएं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो था वो धारा प्रवाह के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
जो पेयर बना लेते हैं, मतलब जैसे अगर यहाँ ऐसा लिखा है तो ये धारा प्रवाह में शामिल नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, केवल ये इलेक्ट्रॉन जो था वो शामिल होगा। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको कहा गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह किससे होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों से होता है, उन्हें क्या कहा गया? धात्विक चालक। जितनी धातुएं सब इसी कैटेगरी में लिखेगा। वह चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह, वह चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह, वह चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। वह चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। वह चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह, वह चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह, वह चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। वह चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, उन्हें धात्विक चालक कहा जाता है। उन्हें धात्विक चालक कहा जाता है। उन्हें धात्विक चालक, उन्हें धात्विक चालक कहा जाता है। उन्हें धात्विक चालक कहा जाता है। उन्हें धात्विक चालक कहा जाता है। एग्जाम्पल लिखने, कोई भी मेटल, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर। सेकंड है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य किन्हें कहा जाता है? ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वो आयनित हो जाते हैं, जिनमें आयनन हो जाता है, अपने आयनों के अंदर टूट जाते हैं। तो विद्युत अपघट्य अपने आयनों में टूटते हैं और ये तभी आयनन हो पाता है जब ये या तो गलित अवस्था में हो, पिघली हुई अवस्था के अंदर हो, या फिर जलीय विलयन के रूप में हो। इन दो के अलावा अगर कोई विद्युत अपघट्य NaCl अगर ठोस अवस्था में है तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, ये गलित होना चाहिए या जलीय विलयन के रूप में होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब वो पदार्थ जो अपनी गलित अवस्था या जलीय विलयन, पिघली हुई अवस्था, या जब उनको वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए तब जलीय विलयन में अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। इसका मतलब जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो विद्युत धारा किसके द्वारा प्रवाहित होगी? आयनों के द्वारा प्रवाहित होगी। उन्हें क्या कहा गया? विद्युत अपघट्य। लिखिएगा, वह पदार्थ जो अपनी गलित अवस्था, 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 वह पदार्थ जो अपनी गलित अवस्था या जलीय विलयन, वह पदार्थ जो अपनी गलित अवस्था या जलीय विलयन, वह पदार्थ जो अपनी गलित अवस्था या जलीय विलयन या जलीय विलयन या जलीय विलयन में आयनों, जलीय विलयन में आयनों में वियोजित हो जाते हैं। 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 अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह स्वतंत्र आयनों द्वारा होता है। अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह स्वतंत्र आयनों द्वारा होता है। अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह स्वतंत्र आयनों द्वारा होता है। अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह स्वतंत्र आयनों द्वारा होता है। स्वतंत्र आयनों द्वारा होता है। उन्हें विद्युत अपघट्य कहा जाता है। उन्हें विद्युत अपघट्य कहा जाता है। उन्हें विद्युत अपघट्य कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, विद्युत अपघट्य के प्रकार। विद्युत अपघट्य के प्रकार। विद्युत अपघट्य के प्रकार। विद्युत अपघट्य के प्रकार। अब विद्युत अपघट्य का मतलब क्या है? विद्युत अपघट्य का मतलब है जिनमें क्या हो रहा हो? आयनन। आयनन का मतलब जो आयनों में वियोजित हो रहा हो। तो विद्युत अपघट्य का मतलब है आयनन। आयनन मतलब जो अपने आयनों में वियोजित हो रहा है। अब आयनन दो तरह से होता है कि मान लीजिए कोई विद्युत अपघट्य लिया, उसकी आपने मात्रा जो थी वो 10 ग्राम ली, तो आपने कोई विद्युत अपघट्य लिया, उसकी कोई एक निश्चित मात्रा ली, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी, और अगर उसकी संपूर्ण मात्रा 10 ग्राम लीजिए
और 10 ग्राम मात्रा ही अपने आयनों में परिवर्तित हो गई तो हम कहेंगे उसका पूर्ण आयनन हुआ। तो अगर संपूर्ण विद्युत अपघट की संपूर्ण मात्रा आयनों में परिवर्तित हो जाए वो कहलाता है कंप्लीट आयोनाइजेशन, पूर्ण आयनन। और कभी कभी जो संपूर्ण मात्रा है वो परिवर्तित नहीं होती, मान लीजिए 8 ग्राम, मतलब पूरी नहीं, कंप्लीटली नहीं, कुछ मात्रा शेष रह गई जो आयनों में परिवर्तित नहीं हो पाई, तो हम कहेंगे कि उसका पूर्ण आयनन नहीं हुआ। पूर्ण आयनन नहीं हुआ तो जिनका पूर्ण आयनन होगा उनको कहेंगे प्रबल विद्युत अपघट, जिनका पूर्ण आयनन नहीं होगा उनको क्या कहा जाएगा? दुर्बल विद्युत अपघट। लेकिन फर्स्ट है प्रबल विद्युत अपघट। वह विद्युत अपघट जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, वह विद्युत अपघट जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, वह विद्युत अपघट जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, वह विद्युत अपघट जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, वह विद्युत अपघट जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण आयनन होता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण आयनन होता है, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण आयनन होता है, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण आयनन होता है, उन्हें प्रबल विद्युत अपघट कहा जाता है। 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 एग्जाम्पल नोट कर लें, NaCl, KCl, NaOH। नेक्स्ट है दुर्बल विद्युत अपघट। दुर्बल विद्युत अपघट जिनमें क्या नहीं होता? पूर्ण आयनन नहीं होता। देख लें, वह विद्युत अपघट जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, वह विद्युत अपघट जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, वह विद्युत अपघट जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, वह विद्युत अपघट जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, वह विद्युत अपघट जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण आयनन नहीं होता है। जिनमें वह विद्युत अपघट जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण आयनन नहीं होता है। 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 उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट कहा जाता 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 है। सोडियम एसिटेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, देखा, ये था पूरी वो टर्मोलॉजी। अब पूरा टॉपिक पढ़ते जो था वो यूज करेंगे, उस टर्मोलॉजी पर जो था वो बता रहा था। ये वर्डिंग इस्तेमाल की जाएगी, धार्मिक इस्तेमाल करूंगा, चालक शब्द इस्तेमाल करूंगा, फिर दुर्बल विद्युत अपघट, ये पूरे टॉपिक के अंदर ये शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे। इसलिए इनको समझा रहा था, इनको बता रहा था कि इनका मतलब जो है वो क्या है, इनके वर्डिंग को डिफाइन किस तरह से किया जाता है। वो अब स्टार्ट करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जहां से इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट की जाती है, जिस बेसिक रूल से बात करना शुरू की जाती है, हम भी यहीं से स्टार्ट करते हैं। कहां से पढ़ा जाता है? ओम्स लॉ से। तो हम वहीं से जो था वो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, ओम का नियम। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ है, अगर लगेगा आपसे बात करते टाइम
कि आपको बेसिक चीजें पता हैं तो कुछ अलग बताने की कोशिश करूंगा। इतना अपनी तरफ से एफर्ट करूंगा कि जहां पर टीचर्स आपसे बात नहीं करते हैं, जिन बातों पर जहां पर पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जाता, फिजिक्स के अंदर जिस टर्म पर बात करने से घबराया जाता है, बस वहां से उस लाइन को क्रॉस करके थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूंगा। जहां पर मुझे लगता है कि बाकी जो था वो नहीं की गई होगी, ये कोशिश करूंगा। बहुत सारी चीजें जो था वो आपको पता होंगी। ओम नियम सब जानते हैं। ओम का नियम क्या है? उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा, ये क्या होता है? समानुपाती। तो ये तो रटा रटा है, पता है आपको। विभवांतर का मतलब भी पता है। विभव का मतलब क्या होता है? विभव मतलब अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र से, ये सब बहुत सारी रटी हुई है। अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहा जाता है? विभव। अगर कहीं पर हम बात कर रहे होंगे, हमेशा आप ये पढ़ क्यों रहे हो यहाँ पर बैठकर? यहाँ पर आप बैठकर जो था वो स्टडी कर रहा हो। फिजिक्स में भी किसी के सामने बैठे होगे, केमिस्ट्री में भी बैठे होगे, मैथमेटिक्स में भी बैठे होगे, है ना? ये आप कुछ अचीव करने के लिए, कुछ भी जो करने के लिए आप कर रहे हैं, है ना? और मान लीजिए जैसे मैंने पूछा, आज से कुछ साल बाद जब आप फील्ड में जाएंगे तो फिर आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि विभव क्या है, और आपने ऐसे जवाब दिया कि अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहा जाता है, तो वो कहेगा दरवाजा वो खुला हुआ है, बाहर चले जाओ। वो 2 मिनट के अंदर आपकी सारा कुछ जो था वो स्टैंड समझ जाएगा। परिभाषाओं को रटा होना नॉलेज नहीं है। इंटरव्यू या कहीं पर बात की जा रही है तो कन्वर्सेशन हो रहा है, तो वो बात कन्वर्सेशन के फॉर्म में होना चाहिए। रटा हुआ अगर आपको डेफिनेशन याद करना थी तो आपको किसी टीचर की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को हमेशा जो था वो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको चीजें डेफिनेशन के फॉर्म में पता है तो ना आपको मेरी जरूरत है, ना फिजिक्स के टीचर की जरूरत है, ना मैथमेटिक्स के टीचर की जरूरत है। अगर उसने आपको चीजें, जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि चीजें आपको आप मदर टंग के अंदर एक्सप्लेन करके आप उस फॉर्म के अंदर आपने चीज को एक्सेप्ट किया है, वो आपकी नॉलेज होगी, वही आप बात कर पाएंगे। नहीं तो आप हंसी के पात्र जैसे बन जाएंगे केवल, कि आपसे उसने एक बात कही, आपने रट कर आधे पेज की डेफिनेशन बता दी, जैसे रट्टू तोते होते हैं उस तरह से आपको वो बाहर भगा देगा आपको उठाकर। जब आपसे कह रहा हूँ विभव क्या, तो आपको उसी टर्म में बात करना चाहिए, लगे कि वो आपको नॉलेज है। आपको विभव मतलब विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य, बस इतना ही बोलना चाहिए आपको। अब वो तो कंडीशंस हैं कि एकांक धनावेश को साइंस कहती है कि जब परिभाषा देते हैं तो किसको स्थिर बोलना है, किसको लेकर जो था वो आपको डिफाइन करना है। ये तो कंडीशंस है, ये तो प्रतिबंध है किसी चीज को कहने के तरीके हैं। तो विभव का मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य। विद्युत क्षेत्र, और आप वैसे परिभाषा दे रहे थे तो कहां से? अनंत से एकांक धन। अनंत क्या है? कहां से? अनंत मतलब कहां से? कितनी दूर है अनंत? जिसको नापा नहीं जा सकता, है ना? तो मोस्टली यही मानते हैं, समझ लिया कि अनंत, जैसे टीचर ने आपसे कहा अनंत से एकांक धनावेश को, अनंत ये है, ये यहाँ पर खड़ा हुआ था, इस बोर्ड पे खड़ा हुआ हूँ, ये अनंत है, ये अनंत हो गया। आप इस बेंच पे बैठे हुए इस बेंच से नीचे उतर गए तो ये आपके लिए क्या हो गया? आपकी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से, अनंत का मतलब वो नहीं है साइंस के अंदर कि आपने सोचा कि अनंत मतलब कोई बहुत दूर से जो था वो लेकर आया जा रहा है, तो उसको जो था वो क्या कह दिया? अनंत कह दिया। अनंत जिसको आप माप नहीं सकते, तो आप कहोगे अनंत का मतलब तो वो था साइंस के अंदर जो टीचर आपसे कह रहा था, अरे अरे वो बेवकूफी है अगर वो ये समझ रहा है कि अनंत का मतलब कोई अनंत मतलब जिसको मापा नहीं जा सकता। अब मैं जहां पर काम कर रहा हूं उसकी सीमा ये है, अब आप इस सीमा से बाहर निकल जाएं। अब आप काम कर रहे थे तो मैं काम कर रहा था तो उसकी सीमा ये थी, आप काम कर रहे थे तो उसकी सीमा ये थी, कोई तीसरा काम कर रहा था तो उसकी सीमा ये थी। तो सीमा को माप सकते हैं क्या? नहीं माप सकते। निश्चित होकर आप इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सबकी रेंज जो था वो क्या हो सकती है? अलग अलग जो था वो हो सकती है, तो उसको मापा जा सकता है। तो जिसको मापा नहीं जा सकता उसको क्या कहते हैं? अनंत। तो यही भी अनंत है, इसके बाहर ये अनंत है, ये दूरी जो था वो अनंत है, ये दूरी जो था वो क्या है? अनंत। मतलब अब विद्युत क्षेत्र से आप कह रहे अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो इसका मतलब क्या है? अनंत विद्युत क्षेत्र के बाहर। तो अनंत मतलब कोई बहुत दूर नहीं है, अनंत मतलब उस विद्युत क्षेत्र से उस इलेक्ट्रिक फील्ड के केवल क्या? बाहर रखा हो। वो चाहे हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, एक बहुत छोटी सी डिस्टेंस हो, उसका अनंत से कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? तो विभव का मतलब आप जानते हैं, विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य। तो विभव विभवांतर क्या है? विभव का अंतर। लेकिन कब?
जब विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही हो, विभव के अंतर को ही विभवांतर कहा जाता है और विभव के अंतर को ही फिजिक्स में विद्युत वाहक बल कहा जाता है। दोनों का एक ही मतलब है। डिफरेंस किस बात का है फिजिक्स में अंतर इस बात का है कि विभव के अंतर को विभवांतर कब कहेंगे, जब चालक में क्या प्रवाहित हो रही होगी, विद्युत धारा, और विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल फिजिक्स में तब कहेंगे जब उसमें क्या प्रवाहित ना हो रही हो, विद्युत धारा प्रवाहित ना की जा रही हो। आई वो समझ में? तो ये तो आपको मालूम है कि उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती। हम इस बात पर बात करें कि ये जो विभवांतर है, ये जो ओम्स लॉ है, ये ओम्स लॉ किस पर अप्लाई होता है, धात्विक चालक पर, क्योंकि हर लॉ अलग अलग है फिजिक्स के अंदर, है ना, स्पेसिफिक है बहुत ज्यादा। तो किस पर है, चालक। आपने कहा किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर, तो वो चालक का मतलब क्या है, ये चालक का मतलब क्या है, धात्विक चालक या विद्युत अपघट्य, क्या है इसका मतलब, धात्विक चालक। ये बहुत रेयर नियम में है फिजिक्स में। ओम्स लॉ में मैंने वही कहा था, थोड़ा सा बस ये अलग बताने की कोशिश करूंगा जिस पे ट्रेडिशनली है ना बात नहीं करते, हम वही बात करते हैं जो किताब के अंदर लिखा गया। तो इस बात को ध्यान रखें कि इस नियम की इंपॉर्टेंस इस बात में है कि ये बेसिक रूल क्यों है फिजिक्स का। ये बेसिक रूल फिजिक्स का इसलिए है क्योंकि ये विद्युत अपघट्य और धात्विक चालक दोनों पर जो था वो लागू होता है। फिजिक्स में उंगलियों पे गिने जाने वाले ऐसे बहुत कम रूल हैं जो विद्युत अपघट्य और धात्विक चालक दोनों पर समान रूप से एप्लीकेबल हैं, दोनों पर समान रूप से जो था वो लागू होते हैं। तो इस सिंपल नियम की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है ना, जिसको ध्यान ही नहीं दिया जाता, कि इस बात को हमेशा ध्यान रखा जाए कि ओम्स लॉ उन गिने चुने नियमों में है फिजिक्स के अंदर जो किस किस पर लागू होंगे, धात्विक चालक और हर नियम लागू नहीं होता, लेकिन ये नियम धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य दोनों पर समान रूप से लागू होता है। और बाकी तो पता है आपको, लिखेगा लिखिए ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम धात्विक चालक एवं विद्युत अपघट्य, 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 ओम का नियम धात्विक चालक एवं विद्युत अपघट्य एवं विद्युत अपघट्य, ओम का नियम धात्विक चालक एवं विद्युत अपघट्य दोनों पर समान रूप से, ओम का नियम धात्विक चालक एवं विद्युत अपघट्य दोनों पर समान रूप से, दोनों पर समान रूप से लागू होता है, दोनों पर समान रूप से लागू होता है, दोनों पर समान रूप से लागू होता है, दोनों पर समान रूप से लागू होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, ओम के नियमानुसार किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर, 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 ओम के नियमानुसार किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, 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 किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। पैरा चेंज करके लिखें, माना किसी चालक में आई एम्पियर की धारा कैपिटल आई, माना किसी चालक में आई एम्पियर की धारा, माना किसी चालक में आई एम्पियर की धारा, माना किसी चालक में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर वी वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, 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 वी वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। तो क्या हो जाएगा, विभवांतर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, विद्युत धारा, विभवांतर किससे, वी, विद्युत धारा आई, कोई कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आता है, आर, ये था आर क्या है इस तरह, जिसको क्या कहा गया, प्रतिरोध।
है ना, कितना लिखो। लिखा, उसके नीचे लिखा जहां आर एक स्थिरांक है, जहां आर एक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है, जहां आर एक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है, जहां आर एक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। ओम का नियम क्या क्या सीखा ओम के नियम से? तो उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती है। बात ये याद नहीं रखते, जब क्वेश्चन बनते हैं, जनरेट होते हैं फिजिक्स के इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, तो आपसे जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, जो भाषा इस्तेमाल की जाएगी, उसका मतलब यह है कि किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, जितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, वो जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, उनका अनुपात जो था वो क्या है? स्थिर। याद ये रखना है परिणाम, कृपया किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर और प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। वो स्टेटमेंट आपको कभी नहीं मिलेगा जो लिखा जाता है। आपको मिलेगा ओम के नियमानुसार किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर और प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात सदैव क्या रहता है? स्थिर रहता है। मतलब जिस परिमाण के साथ में धारा प्रवाहित करोगे, उसी परिणाम के रिस्पेक्ट में, उसी परिमाण के अनुसार जो था वो क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर जो था वो उत्पन्न होगा। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब आते हैं तो ये स्टेटमेंट यूज होगा कि उत्पन्न विभवांतर और प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात क्या रहता है? स्थिर। कनेक्टेड करके बताता जाता हूं। अब यहाँ पर एक नई टर्म आई, क्या? रेजिस्टेंस। इसको समझ लें। प्रतिरोध लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, ये भी जानते हैं हम अच्छे से। प्रतिरोध जानते हैं, प्रतिरोध बहुत कॉमन वर्ड है। क्या है प्रतिरोध? उत्पन्न रुकावट, बाधा, अवरोध को क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। ये तो शब्द का अर्थ है। प्रतिरोध मत बोलो, अवरोध बोल दो, किसी को कोई दिक्कत, बाधा बोल दो, कोई दिक्कत। बहुत सारे शब्द मेरे पास ऐसे है ना। प्रतिरोध ना बोलना हो तो बाधा बोल दो, अवरोध बोल दो, हिंड्रेंस बोल दो, ऑब्स्ट्रक्शन बोल दो, रुकावट बोल दो। ये सारे जो है वो क्या है? वर्ड मीनिंग। तो ये बाधा का मतलब क्या है? आपने कहा कि किसी चालक में उत्पन्न बाधा या अवरोध को क्या कहा गया? प्रतिरोध जो था वो कहा गया। तो ये बाधा का मतलब क्या है फिजिक्स में? बाधा मतलब, बाधा मतलब जब आपको ये बताया गया है कि किसी चालक में उत्पन्न रुकावट को, तो पूछा नहीं रुकावट कैसे हो रही है? पत्थर रखे हैं बीच में, बैरियर बने हुए हैं, डंडा लेकर खड़ा है कोई, है ना, किसी ने रास्ता दोनों करके हाथ खड़े करके रोक लिए। ये रुकावट का मतलब क्या है? धारा, किसी चालक में उत्पन्न बाधा को। तो ये बाधा क्या है फिजिक्स के अंदर? यही तो पूछा, कैसे प्रवाहित नहीं होने दे रही। अरे बाधा का मतलब पूछ रहा हूँ फिजिक्स में। रुकावट का मतलब क्या होता है? आप तो मुझे मतलब बता रहा हो, तो बाधा से क्या होगा? मैं तो बाधा का मतलब पूछ रहा हूँ, आप जो भी बता रहे हैं। आप एक आध बार अभी और पूछूंगा तो आप कहोगे, जैसे टीचर जवाब देता है वो कहेगा चालक जो था वो गर्म हो जाता है। तो ये तो उसका इम्पैक्ट है। ये तो कि उसमें बाधा आई थी तो वो गर्म हो गया, तो वो कहेगा इससे हानि हो रही है। यानी मैं तो बाधा पूछ रहा हूँ कि उस प्रतिरोध का मतलब क्या है फिजिक्स के अंदर, है ना, कि बाधा का मतलब क्या है, रुकावट का मतलब जो है वो क्या है। किसी एक चालक से समझाता हूँ। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 283। यह था 283। इसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। धारा प्रवाह के लिए केवल ये इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होंगे जो आयुग्मित होंगे इसके अंदर। केवल कौन से इलेक्ट्रॉन? अंतिम। अब जैसे एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर बना, तो ये नाभिक हो गया, केंद्र हो गया, इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन जो था वो चक्कर लगा रहा है। ये था 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन। धारा प्रवाह के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन?
ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन जो था वो रिस्पॉन्सिबल है। अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन जो था वो रिस्पॉन्सिबल है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बेसिक डिफरेंस क्या है? पढ़ा एक ही के बेसिस पे जाता है। कहाँ से थीम कहाँ से चेंज हो गई? साइंस की ये ब्रांच जो था वो कहाँ से चेंज हो गई? साइंस की ये ब्रांच यहाँ से चेंज हो गई कि केमिस्ट्री जब पढ़ी जाती है तो केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर पढ़ी जाती है। बाकी के इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसे हैं, कुछ भी नहीं। फिजिक्स में बस यही एक अंतर है कि फिजिक्स जब पढ़ी जाएगी तो उसमें जितना इंपॉर्टेंस इन संयोजी इलेक्ट्रॉन का होता है, शेष इलेक्ट्रॉन को अभी शायद उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो था वो रहता है। इतना इंपॉर्टेंस इनका नहीं है जितना बाकी के इलेक्ट्रॉनों का जो था इंपॉर्टेंस है। तो जो आपने कहा कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसके लिए कौन से इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है? ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन जो था वो रिस्पॉन्सिबल है। ये शेष इलेक्ट्रॉन जो है फिजिक्स में, इनको क्या कहा गया? ये तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, है ना। फिजिक्स में ये बाकी के शेष इलेक्ट्रॉन जो हैं, इनको क्या कहा जाता है? अरे ये अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर फिजिक्स के अंदर जो था बाकी शेष इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाएगा? हम प्रतिरोध कैसे पढ़ेंगे जब ये नहीं पता होगा? तो बाकी के इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा गया? कर्नेल्स, है ना। तो फिजिक्स के अंदर जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म की स्टडी करते हैं, तो अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन और शेष इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कहलाए? कर्नल। बहुत सारे होंगे तो कर्नेल्स बोल देंगे, है ना। तो क्या कहलाते हैं? ये कर्नल्स कहलाते हैं। ये जो था वो कर्नेल्स जो था वो कहलाते हैं। तो अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दें तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं फिजिक्स में? कर्नेल। अब प्रतिरोध का सही मतलब समझना, वो बाधा जो कहते हो आप, उस बाधा का मतलब समझना फिजिक्स के अंदर, है ना। तो बाधा, अवरोध, प्रतिरोध का मतलब है जब फिजिक्स के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये कर्नल इलेक्ट्रॉन्स जो था अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करते हैं, है ना। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? पेयर। जैसे ये लिखता तो ये हो जाता 1s2, 2s2, 2p6, ये था। अब s ये है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। फिर ये क्या? s, ये 2, और फिर क्या है? p 6, 1 2 3 4 5 6, ये सब जो था वो कौन से इलेक्ट्रॉन है? सॉरी, कर्नेल्स इलेक्ट्रॉन है, कर्नेल्स हैं। अब ये कर्नेल्स में क्या होता है? कंपन। ये अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, मूव नहीं कर रहा है, केवल गति नहीं कर रहा है, ये बार बार क्या हो रहा है? वाइब्रेट। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक ही रूम में, मतलब कक्षक में बंद है और पेयर्ड है, युग्मित है। इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश? ऋण। इस पे भी कौन सा? माइनस, ऋण आवेश। ये सारा इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है। अब वो बंद है एक ही जगह पर। अब एक ही जगह पर तो आपने देखा होगा, एक मैग्नेट लो, दूसरी मैग्नेट ने, उनके पोल जो था वो सेम है, उनके पास लाओ तो दूसरी मैग्नेट कैसे होती है? उसमें हलचल चालू हो जाती है क्योंकि वो रिपल कर रही है, उसको प्रतिकर्षित। तो ये इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को क्या कर रहा है? रिपल कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपल कर रहा है। रिपल कर रहा है तो इनमें क्या स्टार्ट हो गया? कंपन, वाइब्रेशन, क्योंकि इनमें रिपल्शन है, प्रतिकर्षण है, तो ये स्थिर नहीं है। ये क्या स्टार्ट हो गया इनमें? कंपन, वाइब्रेशन जो था स्टार्ट हुआ। इट मीन जब आप फिजिक्स के अंदर रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, बाधा बोलते हैं, इट मीन्स वाइब्रेशन ऑफ कर्नेल्स कहा जाता है साइंस के अंदर, फिजिक्स की टर्म में। केमिस्ट्री को अगर अभी छोड़ दो तो फिजिक्स पढ़ाते टाइम वाइब्रेशन ऑफ कर्नेल्स जो था वो क्या कहलाई? प्रतिरोध जो था वो कहलाई, वो जो था वो बाधा कहलाई। तो अब साइंस में जब टीचर साहब से कहे कि चालक का प्रतिरोध का मतलब क्या है? बाधा, रुकावट, अवरोध, तो आप समझ जाएंगे कि वो अवरोध का मतलब क्या है। अवरोध क्या? कि सीधी सी बात है कि एक चालक में प्रवाह हो रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? कंपन कर रहा है, तो ये रुकावट है कि नहीं? तो इसका मतलब रुकावट का मतलब, बाधा का मतलब, प्रतिरोध का मतलब क्या है? वाइब्रेशन ऑफ कर्नेल, क्या बोले, कर्नल के इलेक्ट्रॉनों में होने वाला कंपन, उसको जो था वो क्या कहते हैं? बाधा कहते हैं। आगे बात समझ में? तो फिजिक्स में एक्चुअल में बाधा का मतलब होता है वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स, कर्नल के इलेक्ट्रॉनों में क्या होना? कंपन होगा। अब देखो चीजें कैसे क्लियर हो जाती हैं, है ना। हमेशा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर मतलब आप वर्ड को सुना मत करो, है ना, जब तक मन जो था वो ना माना करे, उसी को स्टडी जो था वो करना। तो सीधी सी क्वेश्चन जनरेट होना चाहिए। आप पढ़ते हो, ये तो आज भी मतलब झंझनाहट हो जाती है कान के अंदर जो था, है ना। ये जैसे ये पढ़ाता हूँ, हमारे खान सर थे, वो पढ़ाते थे फिजिक्स से, स्कूल के टीचर थे।
सर तमाचा मारा कान के ऊपर कि मुझे, मैंने कहा सर आ गया गलती जो था। तो वो जब भी ये पढ़ाता हूँ तो मुझे तमाचा वो जो था वो टीचर फिर का उन लोग के सिखाया हुआ है सब टीचर्स का, ट्राई बिल्कुल भी नहीं कर रहा, वो तमाचा याद आ जाता है वहाँ पर। तो वो था तो यहाँ सर आ गया प्रतिरोध क्या होता है समझ, है ना। आज वो समझ में आता है, आज पढ़ाते पढ़ाते कि एक्चुअल में कंपन का मतलब जो था वो प्रतिरोध का मतलब, बाधा का मतलब जो था वो क्या है। तो बाधा का मतलब क्या है, वाइब्रेशन ऑफ कर्नेल, है ना, कर्नल के इलेक्ट्रॉनों का क्या होना, कंपन। अब दूसरी बात में टीचर इतनी तेजी से बिल्कुल वो कहना चाहिए 120 की स्पीड से भागता है, दूसरे में बस इतना समझाता, उसको लगता है प्रतिरोध समझाया तो प्रतिरोध, बाधा को बहुत देर समझाता रहेगा, चालक तार गर्म हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। और दूसरी लाइन इतनी तेजी से कह के भागता है आपको पता भी नहीं चलता, दूसरी लाइन में इतनी स्पीड से बोल देता है चालक तार, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुकिर्मानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या है, अनुपाती। बात ही नहीं करेगा वहां पर। अब आप देखना वहां पर कि वो कैसे दिखेगा आपको कि चालक तार की लंबाई के क्या होता है, कि चालक तार की लंबाई बढ़ा दें तो क्या बढ़ता जाता है, प्रतिरोध जो था वो बढ़ता जाता है। इस पे बात नहीं करते, हमें तो बस ये लगता है ये आपकी गलती है, टीचर की नहीं, ये आपकी मिस्टेक है, तो उसको आपने कैसे बढ़ने दिया, क्योंकि ये आपको वहां पर पूछना चाहिए था कि चालक तार की लंबाई के अनुकिर्मानुपाती कैसे होता है। अब चालक तार की लंबाई क्या है, एक चालक ये है, दूसरा चालक ये है, तीसरा चालक ये है, फोर्थ कंडक्टर जो है वो ये है, ये था। अब चालक तार की लंबाई क्या है, चालक तार की हर एक में इलेक्ट्रॉन भी होंगे या आयन होंगे, तो परमाणु तो होना है। तो अब चालक तार की लंबाई क्या है, ये लंबाई चालक तार। आप जवाब आपके पास है, वैसे मिल गया आपको कि क्यों होगा, आंसर बताना कि क्यों कहा साइंस में बुक में, फिजिक्स के टीचर ने, फिजिक्स की बुक ने, कि प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुकिर्मानुपाती होता है। ये लंबाई है, इसमें ये लंबाई है, इसमें ये लेंथ है, इसमें ये लेंथ है, तो क्यों बढ़ जाता है, क्यों कहा, क्योंकि जब चालक तार की लंबाई बढ़ती है तो अंतः संयोजी कक्ष की संख्या बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ेगी तो इनर्शियल जो होते हैं, अंतः संयोजी कक्ष जो होते हैं उनकी संख्या, और जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो कौन से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, कर्नल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, और जब कर्नल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या बढ़ जाएगा, कंपन जो था बढ़ जाएगा, और कंपन का बढ़ना मतलब प्रतिरोध का बढ़ना। इसलिए बुक के अंदर लिखा है प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के क्या होता है, अनुकिर्मानुपाती। आई वसन। दूसरा क्या लिखा था बुक में, लिखा था कि प्रतिरोध जो था वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही लिखा था, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुकिर्मानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अब देखिएगा, अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो जानते हैं, है ना, क्या है, ये एरिया जो ब्लू कलर ये दिखाई दे रहा है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब एक चालक ये है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, दूसरा चालक ये है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो था वो बढ़ गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पर तीसरा ये है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो था वो क्या हो गया। तो जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता है तो इनर्शियल नहीं बढ़ता, लेकिन नाभिक से दूरी बढ़ गई, नाभिक से दूरी बढ़ गई तो आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, और आकर्षण और प्रतिकर्षण कम हो जाएगा तो कंपन क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि वो प्रतिकर्षण और आकर्षण के कारण ही तो क्या हो रहा था, कंपन उत्पन्न हो रहा था। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा तो नाभिक से दूरी बढ़ गई तो आकर्षण और प्रतिकर्षण जो था वो कम हो गया, आकर्षण प्रतिकर्षण कम हो गया तो कंपन कम हो गया, वो कंपन कम हो गया तो प्रतिरोध जो था वो कम हो गया। इसलिए बुक में लिख दिया फिजिक्स की किताब में कि प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या है, किसी चालक द्वारा उत्पन्न बाधा या अवरोध को, 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 बाधा या अवरोध को प्रतिरोध कहा जाता है, बाधा या अवरोध को प्रतिरोध कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है, पैरा चेंज करके, प्रतिरोध
चालक तार की लंबाई ब्रैकेट में स्मॉल एल लिखना, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई ब्रैकेट में स्मॉल एल, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 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 के व्युत्क्रमानुपाती होता है एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ब्रैकेट में स्मॉल ए लिख लो, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ब्रैकेट में स्मॉल ए, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या हो जाएगा? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो गया? R L/A, कोई कांस्टेंट आएगा, रो L/A इसको क्या बोलते हैं? रो। ये कुछ होते नहीं है, रो अल्फा बीटा गामा। आप लोग ने मेहनत करी होती, इंडिया वालों ने मेहनत करी होती तो आवासा होता क्या? आप जैसे प्रतिरोध को आप आर से, या इसको आपने कहा रो से, तो आपने बात करी होती, इस पे इंडियंस ने बात करी होती तो होता शायद आ होता, बा होता, सा होता, दा होता। ज्यादातर मैंने आपसे कहा साइंस जो बात की गई वो ग्रीक में बात की गई, यूनान के अंदर जो था इसकी खोज हुई, अरब के अंदर इस पर जो था बात की गई। आज ये सस्टेन नहीं करते उस जगह पे, आज वो उसके साथ नहीं चल पाई, ये एक अलग बात है, लेकिन शुरुआत जो था वो साइंस में आई। तो ये वहाँ का कहना चाहिए अल्फाबेट्स ऑर्डर है केवल, ये वर्ण क्रम है वहाँ के। जैसे यहाँ आप इंग्लिश में ABCD होता है, A to Z होता है, हिंदी में आवा, ये जो हिंदी वर्णमाला होती है वो होती है। ऐसे ग्रीक की वर्णमाला में है अल्फा बीटा गामा, ये और कुछ भी नहीं है, इसका और कुछ भी किसी तरह से मीनिंग नहीं है। तो उसको डिनोट करने के लिए, अननोन नंबर्स को डिनोट करने के लिए ग्रीक अल्फाबेट जो था वो हमने यूज किया, क्योंकि वहां पर इनकी बात की गई, इसलिए आपको अल्फा दिख जाता है, बीटा दिख जाता है, गामा दिख जाता है, रो जो था वो दिख जाता है। ये कुछ भी नहीं है। अगर आप ग्रीक का अल्फाबेट्स आप पता करोगे तो ये सारे के सारे जो था वो ग्रीक लेटर है केवल, तो ग्रीक अक्षर है केवल, ये और कुछ भी नहीं है, तो कोई भी मीनिंग छुपा हुआ नहीं है। क्या लिखा? चालक लिख दिया ना, मतलब निकलो। जहाँ रो एक स्थिरांक है, 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 जहाँ रो एक स्थिरांक है जैसे विशिष्ट प्रतिरोध, जहाँ रो एक स्थिरांक है जैसे विशिष्ट प्रतिरोध, जहाँ रो एक स्थिरांक है जैसे विशिष्ट प्रतिरोध, एक स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, जहाँ रो एक स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अगर समझ में ये था, इसी के आगे जो था वो बढ़ूंगा।